वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट। No problem. सबसे पहले हम डॉपलर इफेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग relative टू इट्स सोर्स। डॉपलर इफेक्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज है जब ऑब्जर्वर और साउंड के सोर्स के दरमियान एक रिलेटिव मोशन हो। यह डॉपलर इफेक्ट हमारे पास एक्सप्लेन करती है कि क्यों हम फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज देखते हैं जब एक वेव का सोर्स किसी ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच करे या उससे अवे जाए। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर जो होगा वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, अगर वो सोर्स की तरफ, अगर उनके दरमियान जो मोशन हो वो एक दूसरे की तरफ जाए। And a downward shift in the frequency when this wave source is retreating। यहाँ से रिट्रीट का मतलब यह है कि अगर उनके दरमियान मोशन ऐसा हो कि वो एक दूसरे से दूर जाए तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर एक डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा। अगर उनकी मोशन एक दूसरे की तरफ हो तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगा वो अपवर्ड शिफ्ट होगी। तो आज इस लेक्चर में हम डॉपलर इफेक्ट को देखते हैं। अब डॉपलर इफेक्ट हमारे पास किन किन वेव्स के लिए हो सकती है, तो डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू ऑल वेव्स इंक्लूडिंग साउंड वेव्स, लाइट वेव्स एंड वाटर वेव्स। अब डॉपलर इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ को हम डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट ऑफ ए वेव। ठीक है, तो वेवलेंथ को हम यूं डिफाइन कर लेते हैं और इसको हम लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, वी स्पीड है और एफ फ्रीक्वेंसी है। अगर इस डायग्राम से देख लें तो वेवलेंथ हमारे पास ये होती है। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी वेव्स में, in terms of waves, it is the number of waves passing through a given point per unit time। फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसी भी पॉइंट से एक सेकंड में जो गुजरने वाली वेव्स होती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से लिखते हैं कि एफ इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो साउंड सोर्स है उससे जो साउंड सोर्स हम कंसिडर कर लेते हैं, जिससे जो साउंड निकलती है उसकी साउंड वेव्स निकलती है, उस वेवलेंथ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी एफ है और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास वी है। और जो ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर के स्पीड को हम वी नॉट से डिनोट कर लेते हैं और जो सोर्स की स्पीड है उसको हम वी एस से डिनोट कर लेते हैं। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली ये कि ऑब्जर्वर मोशन में हो और सोर्स रेस्ट में हो। दूसरी ये कि सोर्स मोशन में हो और ऑब्जर्वर रेस्ट में हो। तीसरी ये कि दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों रिलेटिव मोशन में हो। तो पहला केस जब हम लेते हैं यहाँ पे कि ऑब्जर्वर इज इन मोशन एंड सोर्स इज एट रेस्ट, तो पहला केस हमने ये लिया। अब इस केस में सोर्स रेस्ट पे होगा और ऑब्जर्वर मोशन में होगा। अगर इनिशियली ऑब्जर्वर और सोर्स रेस्ट में होगा, ठीक है, अगर वी नॉट जीरो और वी एस जीरो, तो ऑब्जर्वर वही फ्रीक्वेंसी सुनेगा जो कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो इस केस में जो वेव्स की स्पीड होगी वो चेंज हो जाएगी। पहले अगर वेव्स की स्पीड v थी तो अब ऑब्जर्वर की मोशन की वजह से, जिसकी वेलोसिटी v नॉट है,
तो वो उस लिहाज से चेंज हो जाएगी। तो जो स्पीड ऑफ वेव है उसको हम यूं लिख लेंगे फिर v बार इज इक्वल टू v एंड प्लस v नॉट। यहाँ पे v स्पीड ऑफ द वेव है जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, और यहाँ पे v नॉट जो है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, और v बार इसकी चेंज वेलोसिटी। लेकिन इस केस में वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी जो चेंज फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, मोशन की वजह से इसको हम एफ बार कह लेते हैं। तो ये हमारे पास ये होगी एफ इज इक्वल टू वी बार डिवाइडेड बाई लेमडा। अब यहाँ पे वी बार की जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास वी प्लस वी नॉट आ जाता है, यहाँ पे लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू, लेमडा चूंकि कांस्टेंट है तो लेमडा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, लेमडा इज इक्वल टू वी बाई एफ। तो जब लेमडा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास एफ बार आ जाएगा, एफ बार इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी इंटू एफ। यहाँ से देख लें कि नॉमिनेटर में v प्लस वी नॉट है और डिनोमिनेटर में v है, तो क्लियरली डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे v प्लस वी नॉट ग्रेटर देन है v से, तो इसका मतलब ये हुआ जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी f बार वो f से ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा इस केस में, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर परसीव करेगा या जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा वो 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 उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा जो कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ है। अब यहां पे अगर ऑब्जर्वर if the observer decided to walk away from the source, then the speed of waves relative to the observer is, अगर वो ऑब्जर्वर उस सोर्स से दूर जा रहा हो तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी वेव्स की वो हमारे पास v बार इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट होगी। तो जब उसको इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास f बार इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v और f आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देख लें तो यहाँ पे नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि f बार इज लेस देन f। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा तो वो जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो उस सोर्स वाली फ्रीक्वेंसी से कम होगी। अब दूसरा केस हम लेते हैं कि सोर्स इज इन मोशन, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। यहाँ पे सोर्स मोशन में है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि नाउ सपोज द व्हीकल जो कि हमारे पास सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट। यहाँ पे ये एक व्हीकल है या सोर्स ऑफ साउंड है जो कि ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट पे है। सिंस द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द राइट, each successive wave is emitted from a position closer to the observer than the previous wave। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान जो वेव्स होगी वो क्राउडेड हो जाएगी। As a result, the wave front heard by the observer are closer together than they would be if the source were not moving। इस केस में जो वेव फ्रंट्स होगी वहां पे वो एक दूसरे के करीब हो जाएगी। इस केस में वेवलेंथ जो होगा वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। अब अगर उस जो चेंज वेवलेंथ है अगर उसको हम लैम्डा बार कह लेते हैं तो वो हमारे पास शॉर्टर होगा उस वेवलेंथ से जब सोर्स मूव नहीं कर रहा। ठीक है, for every consecutive wave which lasts for a time interval t, the source moves a distance d। तो अगर ऑब्जर्वर मोशन में हो तो टाइम t के लिए ऑब्जर्वर जो डिस्टेंस कवर करेगा वो vst होगा, और vs
और t को हम 1/f लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो इस अमाउंट से चेंज हो जाएगी। दी वेवलेंथ लेमडा बार हमारे पास लेमडा, ठीक है, जो कि अनचेंज वैल्यू है, और माइनस डेल्टा लेमडा जो कि चेंज है जब जब सोर्स मोशन में हो। तो ये हमारे पास लेमडा माइनस वी एस डिवाइडेड बाई एफ होगा। अब अगर लेमडा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं तो लेमडा हमारे पास होता है लेमडा इज इक्वल टू वी बाई एफ। तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगी वो हमारे पास एफ बार इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लेमडा बार होगा। तो यहाँ वी और लेमडा बार की वैल्यूज यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास एफ बार इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस इंटू एफ। अब अगर देख लें तो यहाँ पे नॉमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हुआ the observed frequency increases as the source is moving towards the observer। यहाँ पे f बार जो होगा वो f से ग्रेटर होगा। तो जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम इसका उलट कंसिडर कर ले, अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर मूव करे तो उस केस में if the source is moving away from the observer, each wave is emitted from a position further from the observer than the previous one। इस केस में हमारे पास so the arrival time between successive waves is increased reducing the frequency। तो इस केस में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो f बार इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई f प्लस वी एस इंटू एफ होगी। यहाँ पे अगर देख लें तो नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f बार इज लेस देन f। इसका मतलब ये हुआ कि जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम ये भी कंसिडर कर लें कि दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मोशन में हो, तो हमने जो 3 केसेस डिस्कस किए, हम इसको एक सिंगल फार्मूले में हम कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एफ बार इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी एस डिवाइडेड बाई वी माइनस प्लस इंटू वी नॉट और इंटू एफ। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में हमने तीनों केसेस को कंबाइन किया और ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे v स्पीड ऑफ साउंड वेव्स है, vs जो है वो स्पीड ऑफ सोर्स है, v नॉट स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, f जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है, और f बार जो है वो हमारे पास इस मोशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज है वो f बार वो चेंज वैल्यू है। सो दिस इक्वेशन अप्लाइज टू ऑल 3 कंडीशन मेंशन प्रीवियसली। यहाँ पे जो आपको दो साइन नजर आ रहे हैं, तो इस साइंस को समझना है। यहाँ पे अपर साइन जो है वो टूवर्ड्स मोशन के लिए होगा। अगर ऑब्जर्वर या सोर्स एक दूसरे की तरफ मूव करे, ठीक है, तो हम यहाँ पे अपर साइन यूज करेंगे। जहाँ पे नॉमिनेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, तो इस केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, एफ बार जो होगी वो एफ से ग्रेटर होगी। लोअर साइन जो है वो हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास अवे मोशन हो, मीन्स के या ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाए या सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाए या दोनों एक दूसरे से दूर जाए, तो उस केस में हम लोअर साइन यूज करेंगे और इस केस में एफ बार जो होगा वो एफ से लेस होगा। तो ये जनरल फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है। अगर किसी केस में
सोर्स रेस्ट पे हो तो यहाँ पे वीएस को हम ज़ीरो कर लेंगे। अगर किसी केस में ऑब्जर्वर रेस्ट में हो तो इस वी नॉट को हम ज़ीरो कर लेंगे, और अगर टूवर्ड्स मोशन हो तो अपर साइन यूज़ कर लेंगे, और अगर अवे मोशन हो तो हम लोअर साइन यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूले में हम तीनों केसेस को हमने कंबाइन किया। अब हम एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट की क्या एप्लीकेशन हो सकती है। तो डॉपलर इफेक्ट, the Doppler effect is used in some type of radar to measure the speed of detected objects. डॉपलर इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये रडार में यूज होता है। इसी तरह जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं वो भी डॉपलर, उनके जो रडार गन्स हैं वो भी डॉपलर इफेक्ट के प्रिंसिपल पे बेस करते हैं। तो वहाँ से वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट मेजर करते हैं जिनसे उनको स्पीड वो फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट जो है इसकी थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज मैंने दिए हैं। अगर आप इस एमसीक्यूज को देख लें तो यहाँ पे है कि पहले जो 3 एमसीक्यूज हैं उसमें आप कंसिडर कर लें कि आप किसी झूले पे बैठे हैं और वहाँ पे एक स्टेशनरी विसल है, ठीक है, स्टेशनरी विसल है और आप झूले पे बैठे हैं। तो ये 3 एमसीक्यूज है कि एट व्हाट पोजीशन विल यू हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें से आप करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिएगा। दूसरा जो एमसीक्यूज है कि एट व्हाट पोजीशन विल यू हियर द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो दूसरे किस पॉइंट पे आप हो कि वहां पे आप लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेंगे। तीसरा जो है कि एट व्हाट पोजीशन विल यू हियर द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल, कि वो कौन सा पॉइंट होगा या कौन सी पोजीशन होगी जिस पे आप एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ही सुनेंगे। चौथा जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है, ए कार हॉर्न हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 हर्ट्ज, द कार इज मूविंग अवे फ्रॉम एन इंटरसेक्शन एट 20 मीटर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी हेयर्ड बाय वुमेन स्टैंडिंग ऑन द इंटरसेक्शन कुड बी। यहाँ पे ये है कि सोर्स ऑफ साउंड जो कि यहाँ पे कार है वो मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है और कार की जो स्पीड है वो 20 मीटर सेकंड है। और अगर वहां पे स्टैंड पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है। ऊपर वाले फार्मूले में वी नॉट की वैल्यू 0 पुट कर ले और बाकी वैल्यू जहाँ पे पुट कर ले, और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको 333 मीटर पर सेकंड पुट कर ले तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये जो अगला एमसीक्यूज है कि व्हाट फ्रीक्वेंसी डू यू हेयर इफ यू आर ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकंड टूवर्ड a train with 750 Hz whistle. The train is moving away from you at 25 meters per second and the temperature is 15 सेंटीग्रेड। ये केस हमारे पास है कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वर आप है और जो सोर्स है वो ट्रेन है। तो आप जो है 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ उस ट्रेन की तरफ जा रहे हैं जो कि आपसे अवे जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड पे। तो यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ऊपर वाले फार्मूले में जो है वहाँ पे अब आप लोगों ने वी एस की वैल्यू भी पुट करनी है और वी नॉट की वैल्यू भी पुट करनी है। तो यहाँ से आप लोग वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 7 जो एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हेयर्ड बाय अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर when a train approaches with a speed of 30 meters per second. The frequency of train horn is 600 Hz and the speed of sound is
340 मीटर पर सेकंड। यहाँ इसको अगर देख लें, एक ट्रेन जो है 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, और उस ट्रेन की जो हॉर्न है वो 600 हर्ट्ज है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी आप वो ऑब्जर्वर सुनेगा? तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो है 340 है। तो ये अगर देख लें तो यहाँ पे सोर्स जो है वो मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है। तो ऊपर वाले फार्मूले में जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा उसमें से आप लोगों ने इस 4 ऑप्शन में से एक को ढूंढ देना है। लेकिन ये आप जब ही हो सकता है जब आप लोग ऊपर वाले फार्मूले को यूज़ करके ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।